दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का 5 मार्क्स वाला पूछे जाने वाले सारे वो प्रश्न को करवाने वाला हूं जो आपके 24 फरवरी को आने वाली है। हाँ सच कह रहा हूं मेरे शेरों शेरनियों, ये मैं आप लोगों का 5 मार्क्स का जो क्लासेस है ये मैंने 4 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूं। पहला लेक्चर में मेरे दोस्तों मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। बाकी जो आप लोगों का और 3 लेक्चर जो बचा हुआ है, अगर वो सारे 3 लेक्चर को भी देखना चाहते हैं तो सारा स्टूडेंट्स एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। जब आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूं मेरे दोस्तों, तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनती है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। मेरे दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आप लोग रट्टा ना लगाए। मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं कि आज की जो क्लासेस है ये आप लोग रट्टा ना लगाएं। मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे दोस्तों आपको ज्योग्राफी से मोहब्बत हो जाएगी जैसे एक लड़का को एक लड़की से हो जाती है। सच कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले। ये टेस्ट सीरीज ऑल ओवर झारखंड में पहली बार स्टार्ट हुई है, वो भी हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो सारा स्टूडेंट्स इसमें ऑल ओवर झारखंड के जितने भी विद्यार्थी है जो हमारा आर्ट्स डिपार्टमेंट से सारे बंदे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यहाँ पे आकर। तो मेरे दोस्तों मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी टेस्ट दीजिए और अपने तैयारी को जांचिए और साथ ही साथ अपने टेस्ट देने के बाद फाइनल एग्जाम की तरह आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखेगी। आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही किए कितना गलत किए सारा चीज वो देखिएगी मेरे दोस्तों। जो आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होती है एग्जाम, उसी तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में लिया जा रहा है जो बिल्कुल ऑनलाइन हो रही है। मात्र 99 रुपया में आप ऑल सब्जेक्ट का 10-10 बार टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 10-10 बार मतलब समझ रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज में आपका 300 क्वेश्चन होगी, एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन होगा। तो जाइए लेट ना करें, जाए ज्वाइन करें और आनंद ले। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से सुनिएगा मेरे शेरों सुनियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को यानी मेरे भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विवेचना करें। आपके पेपर में 5 मार्क्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन होगी। आखिर मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर आपके इलाके में 10,000 आबादी है और किसी और इलाके में मान के चलिए 5,000 आबादी है, आपके गांव के जो 10,000 आबादी है उनमें से 7,000 निकल करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो मेरे दोस्तों ये चले जाने का क्या कारण है? इसी को बोलते हैं जनसंख्या वितरण, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर किस कारण से वो उठकर चले गए? तो आप कहेंगे सर जाने का तो बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं कुछ ऐसे कारण बता सकता हूं सर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूछूंगा क्या, तो आप कहेंगे सर पहला कारण हमारा होगा कि यहाँ की जलवायु सही नहीं है। यहाँ की जलवायु क्लाइमेट सही नहीं है सर, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और बरसात के मौसम में बरसात नहीं हो रही है, ठंडी के मौसम में इतनी ज्यादा ठंडी है कि लोग मेरे दोस्तों कहता है क्या हीटर के सामने भी मरता हुआ नजर आ रहा है। सर पहला कारण यह है कि हमारा जलवायु परिवर्तन। सर दूसरा कारण यह भी मैं बता सकता हूं कि हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या कि सर यहाँ कमाने का जरिया सही नहीं है। इसके वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह प्लान कर रहे हैं ताकि वहां पे जाकर रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं कहूंगा और क्या बता सकते हो, तो आप कहेंगे सर एक प्रकार का यह भी हो सकता है मृदा परिवर्तन। सर मृदा से इस जनसंख्या का क्या तात्पर्य है? आखिर मृदा से जनसंख्या का क्या तात्पर्य है? मैं अभी टेलर दे रहा हूं, पूरा मूवी अभी बताने वाला हूं, चुपचाप से सुनिए ठीक है। बहुत मेहनत से लेकर आया हूं। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा ना तो एक ही सेट में कंप्लीट करवा दूंगा। कंप्लीट मतलब एक ही सेट के बाद दूसरा सेट आने वाला नहीं है, फिर दूसरा सेट हमारे एप्लीकेशन पे होगा। बार बार फिर आप लोग कहते हैं सर यूट्यूब वाले को ध्यान नहीं देते, आप लोग इसकी बहुत ज्यादा करते हैं, इस कारण से मैं नहीं बताता हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं सर मृदा परिवर्तन। सर मृदा से क्या होती है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा जहां की मृदा अच्छी होगी आप वहां पे ज्यादा लोगों को बसते हुए देखेंगे। अब पहाड़ी इलाके पे जाएंगे ना मेरे भाई, वहां पे कम लोग होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या नहीं होता, खेती नहीं हो पाती है सही से। इस कारण से मेरे दोस्तों वहां पे लोग नहीं रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में सारा चीज नहीं पहुंच पाती है। जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, तकनीकी हो गया, साहित्य हो गई, कल्चरल हो गया, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पहाड़ी एरिया तक नहीं पहुंच पाती है, जो हमारा मैदानी इलाके में ही होती है। इस कारण से भी हो सकता है कि लोग पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से मेरे दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन हो रही है। ये बहुत सारे कारण हो सकती है कि हमारे जनसंख्या को परिवर्तन आखिर किस कारण से हो रही है। हमारे यहाँ की आबादी 10,000 थी, 7,000 उठ कर चले गए, बहुत सारे कारण हो सकती है।
समझ पा रहे हैं ना? तो एक एक कारण में जो महत्वपूर्ण कारक है उसी को हमको डिस्कस करना है, इसी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो टेलर दिया हूं समझ में आ गया होगा। पहला परिवर्तन, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखिएगा, जल की उपलब्धता। अगर सही तरीके से कहीं अगर जल नहीं होगे ना मेरे भाई तो वहां पे लोग बसेंगे नहीं। समझ पा रही है ना? क्योंकि मनुष्य का सबसे शोषण के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई नीडेड है, जरूरी चीज है, तो वो उनका जल है, याद रखना है। जल जीवन का आधार है। जल है तो हम है, हम जल नहीं तो हम नहीं। सुने होंगे भाई, जल है तो कल है, सुने। तो जल जीवन का आधार है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पे पानी होती है, वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा बसने की प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से हमारी भरण पोषण होती है, पानी से हम नहाते हैं, पानी पीते हैं, तब जाके हमें एनर्जी होती है, फिर पानी से हम सिंचाई करते हैं, पानी से हम उद्योगों को चलाते हैं, पानी से बहुत सारे कामें किए जाते हैं, ठीक ना? जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर जल जो है आसानी से उपलब्ध होती है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश जनसंख्या नदी घाटी के तट पर स्थित है। नदी घाटी के तट पर मतलब ऐसा नहीं कि नदी के किनारे में ही बसा हुआ है, फिर बाढ़ आएगी तो बहा कर ले जाएंगे, नहीं मेरे दोस्त, याद रखना है कि नदी घाटी के तट पर मतलब होती है क्या कि नदी से कुछ दूर पर स्थित हुआ अपना घर बसा लिए। क्यों? क्योंकि उनको सिंचाई करने के लिए आसानी से पानी मिल जाती है, पानी से ही सब कुछ होती है मेरे दोस्तों। इसलिए कहता है कि जल है तो कल है। उम्मीद करता हूं कि पहला पॉइंट बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करूं ना मेरे भाई। चलिए सर, पहला पॉइंट मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। जल जीवन का आधार है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देता है जहां जल आसानी से उपलब्ध होती है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व का सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। ओके, चलिए गुरुजी पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं सर। अब आते हैं सर हम लोग कहां पे? पॉइंट नंबर 2 पे। शानदार तरीके से बता रहा हूं, शेरनियों ध्यान से देखिएगा। भू आकृति, धरती, जमीन, पर्वतीय भागों की तुलना में मैदानी या समतल भागों में घर का निर्माण, कृषि, सड़क निर्माण एवं उद्योग स्थापित करना आदि काफी सरल होती है। बिल्कुल सही बात है। अब शहर की ओर, सॉरी, आप पहाड़ों के इलाकों में जाओगे तो आप देखेंगे मेरे दोस्तों, वहां पे अस्पताल नहीं है, वहां पे कॉलेज नहीं है, वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे पानी सही से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे हमारा कृषि नहीं हो रही है, तो लोग कहां प्लान करेंगे? सीधा मैदानी भागों में। लोग वहां पे घरें नहीं बना सकते हैं, लोग घर बनाएंगे कहां? मैदानी भागों में। तो लोग कहां पे ज्यादा दौड़ेंगे? मैदानी भागों में। वही चीजें कह रही है कि पर्वतीय भागों की तुलना में, पर्वत के भागों की तुलना में, पहाड़ी एरिया की तुलना में मैदानी भाग में घर बनाना, कृषि करना, सड़क निर्माण करना, उद्योग बसाना आसान है, सरल है, काफी सरल होती है। इसलिए समतल भागों पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए समतल भागों पर, यानी जहां पे हमारा समतल है वहां पे ज्यादा सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। सघन का मतलब एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रहना सघन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गई। वीडियो को स्किप कीजिए, मजा आएगा भाई, वीडियो को स्किप कीजिए, एग्जाम में पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए सर, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं सर। जलवायु, क्लाइमेट चेंजेस। अत्यधिक गर्मी या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मनुष्य बसने के लिए असुविधाजनक होती है। जहां पे बहुत सारा ठंडी है, अब चले जाए सियाचिन में, 1 घंटा नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमारे मिलिट्री, हमारे देश का जवान मेरे दोस्तों वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मेरा छोटा सा भाई -13 डिग्री में सियाचिन में ड्यूटी कर रहा है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और आज हम लोग 8 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए मेरे दोस्तों, सियाचिन में जो शेर और शेरनियां जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो कैसे उनके अंदर में ताकत है, जिस कारण से मेरे दोस्तों वो बर्फ पर खड़े होकर तैनात है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग सुरक्षित रहे। खैर, वो मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं बोल रहा था ना कि अत्यधिक गर्मी हो, अब अफ्रीका जैसा बहुत खतरनाक गर्मी हो, वहां पे भी लोग नहीं बच सकते, और बहुत सियाचिन जैसा ठंडी इलाका में भी लोग नहीं बच सकते। लोग ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे लोगों को सुविधाजनक हो सके, है ना भाई। अत्यधिक गर्मी या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसने के लिए असुविधाजनक होती है, जबकि सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। जहां पे सुविधाजनक, जैसे हमारा भारत, मान के चलिए झारखंड, गर्मी के मौसम में गर्मी, सर्दी का मौसम में सर्दी, बरसात के मौसम में बरसात, वसंत के ऋतु में वसंत ऋतु। मेरे दोस्तों याद रखना, विभिन्न प्रकार के हमारे झारखंड में जलवायु है, जिस कारण से हमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होती है। समझ में आ गई? उम्मीद करूं ना दादा कि समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा तो जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके लाया हूं ये सब क्वेश्चन। मृदाएं, मिट्टी, उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
याद रखना, मैंने कहा कि मृदा हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है। जहां पे लोग मृदा वहां पे रहना पसंद करते हैं जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। अब लोग ऐसी जगह पर जाकर बसना पसंद नहीं करेंगे। आपसे मैं अगर कहूं ना कि आप क्या ऐसी जगह पर रहना पसंद कर रहे हो जहां पे चट्टान है, आप कहेंगे क्या सर मुझे पागल समझ लियो, क्योंकि वहां पे कृषि नहीं होगा, वहां खेती नहीं होगा, तो खाएंगे क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल भाई सही कहा। तो मैं कहूंगा चला जाओ भाई, चला जाओ मैदान इलाके में जाके कृषि करना। और देश का आन बान शान, नौजवानों का बान है मेरे दोस्तों, वो है हमारा कृषि व्यवस्था। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आप कहेंगे सर मैं ऐसे जगह पे रहना पसंद करूंगा जहां पे जलवायु क्या हो, अच्छा हो, जहां पे हमारा सब कुछ सुविधाजनक हो, जहां पे हमारा मृदा उपजाऊ भूमि हो, है ना। तो उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है और गहन कृषि सभी मनुष्यों के लिए अति आवश्यक होती है। आप सच बताइएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद 5 मिनट का अभी तक एक क्वेश्चन में बताने में लगा दिया हूं मेरे दोस्तों। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, जहां पे आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, क्या वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से समझ में आई थी या आपको अभी यहां पे समझ में आ गई है? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, जैसा भी फील हो भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जानकीय संक्रमण। सबसे पहले तो आइए सर, जानकीय संक्रमण है क्या? जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना जानकीय संक्रमण कहलाता है। फिर से सुनिए, जानकीय संक्रमण किसे कहते हैं? जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, टू अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड ऑफ जानकीय विज्ञान। ओके, तो जानकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विवेचना करें। 3 अवस्था होती है सर, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। आइए सर एक एक अवस्था के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैंने बताया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में विवेचना करें। चलिए सर पहला कारण पे आते हैं सर, शानदार तरीके से समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाना है मेरे दोस्तों, याद रखना, पढ़ाई को जीवन में कभी भी बोझ नहीं बनाना है। इसलिए कहता है, कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो हमारा जमाना याद करती है। ठीक इसी के बीच में एक शेर और आता है कि कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है? अरे कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है? अरे पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। बस सही मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, समझाने वाला, है ना। बाकी मुझे पता नहीं है मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रहा हूं या नहीं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। अब आइए सर थोड़ा सा बात करते हैं मेरे शेरों से। नहीं, अब पहला थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, याद रखना। पहला अवस्था की मैं अगर बात करूं तो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर, और इस तरह का डायग्राम बना देंगे ना तो एग्जामिनर का जो दिल है ना गार्डन हो जाएगा। सच कह रहा हूं, सुनिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। मृत्यु दर प्रथम अवस्था में हमारा जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है मेरे दोस्तों? दोनों ही क्या होता है? उच्च होता है। अगर मैं बात करूं दूसरी अवस्था, थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे भाई, दूसरी अवस्था की अगर मैं बात करूं, सुनिएगा, तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है भाई? उच्च होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की पैदाइश होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी होता है। जितना ज्यादा लोग मरेंगे उतना ही ज्यादा लोग पैदा होगी। यह हमारे जानकीय विज्ञान का प्रथम अवस्था दर्शाती है। ठीक है ना। अज्ञानता और निरक्षरता के कारण उच्च जन्म दर और महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर होती है। यानी मेरे दोस्त कहता है कि लोग अज्ञान मतलब अनएडुकेटेड पर्सन होने के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बॉर्न कर रहे हैं। आप पिछले जमाने के चले जाएंगे अपना दादा दादी के साथ तो वो कहेंगे मेरा 10-10 बेटा बेटी है। और आज कहता है मोदी सरकार हम 2 हमारा कोई नहीं। तो मतलब कहता है वो कि हम 2 हमारे 2, कहता है या नहीं भाई। तो कहता है कि पहले जमाने के लोग अनएडुकेटेड थे, अशिक्षित थे, जिसके कारण से पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और मेरे दोस्तों कहता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो मेरे दोस्तों मरना भी तो ज्यादा होगा। तो कहता है कि कोई ऐसी महामारी बीमारी आती है जिस बीमारी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौत का घाट उतार देती है, जैसे हमारा कोरोना वायरस। ठीक है, तो अज्ञानता और निरक्षरता के कारण उच्च जन्म दर, है ना, बिना पढ़ा लिखा लोग 10-12 को बच्चा पैदा कर लेते। महामारियों के कारण उच्च मृत्यु दर रहती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि धीमी से होती है। और इससे हमें क्या होती है? जनसंख्या जो वृद्धि होती है ना भाई, धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी। 10 को बच्चा पैदा हुए हैं, 9 को मरी गए, जनसंख्या में कहां से वृद्धि होगा?
खा के वृद्धि होगी? नहीं होगा भाई। तो 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थी, जैसे हमारा बांग्लादेश। 200 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 200 साल पहले की बात करूं मेरे दोस्तों, तो कोई भी देश में ना उतना ग्रोथ नहीं हो पाया, उतना जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि 10 बच्चा पैदा कर रहा है और कोई महामारी आती है, बेचारा सब झुनझुनिया लेकर चला जाता है, जैसे कोरोना वायरस। समझ में आई दादा? सच बताइयो, समझ मिलियो रे भाई? ईमानदारी पूर्वक तोहनी कहबी रे दादा, हम हाथ जोड़ के तहनी से कहे हो कि तोहनी अगर बुझल पा रही ना दादा तो कमेंट जरूर करिया, और अगर तोहनी ना बुझल पा रही ना दादा फिर भी तोहनी कमेंट जरूर करिया, और उससे हमको पता चलतो ना दादा कि तोहनी के समझ में आबो हो या ना आबो हो, है ना भाई? चलिए सर, आइए अब आते हैं सर द्वितीय अवस्था। शानदार तरीके से बताना मेरे दोस्तों, पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाना है। आइए सर द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। तो शुरुआत में जन्म दर उच्च तथा समय बढ़ने पर घटने लगती है, याद रखना भाई, और किंतु स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जिसकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जैसे भारत और चीन। थोड़ा सुन लिएगा, पॉइंट नंबर 2, मरते दम तक नहीं बोलोगे। शुरुआत में जन्म दर उच्च तथा समय बढ़ने पर घटने लगती है। थोड़ा सा आइए सर डायग्राम पे बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम पे। ये पैथा अवस्था सर। दूसरा अवस्था क्या कहता है दादा कि जैसे जैसे हमारा, ये मान के चलिए कोई पॉइंट है, ये हमारा लैंड है, जमीन है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है भाई, जनसंख्या बढ़ती है, एक समय ऐसी आती है मेरे दोस्तों कि फिर जनसंख्या घटने लगती है। मतलब पहले बढ़ती है फिर घटने लगती है। पहले लिखिएगा इस तरह से, पहले शानदार तरीके से लिखिए, पहले बढ़ते हैं फिर घटता है। याद रखिए, ये मैं किसके बारे में बात किया भाई? ये मैं बात किया आपका जन्म दर के बारे में, जन्म दर के बारे में। अभी मृत्यु दर भी बात कर रहा हूं भाई, पहले जन्म दर को सुनिए पहले, ठीक है? पहले जन्म दर कहता है क्या कि शुरुआत में जन्म दर उच्च होती है, समय बढ़ने पर घटने लगती है। समय के जैसे जैसे समय होती है वैसे वैसा घटने लगती है, किंतु स्वास्थ्य में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। और मेरे दोस्तों कहता है कि अगर स्वास्थ्य में इतना सुधार कर दिया गया है, स्वास्थ्य में इतना सुधार कर दिए गए हैं मेरे भाई कि जो हमारा मृत्यु दर है वो पूरी तरह से घट गई। अब मैं मृत्यु दर की बात करूं, ये हमारा मृत्यु दर है, मृत्यु दर ये पूरी तरह से घट गई है। याद रखना भाई, क्या मैं पहला अवस्था में सर कि जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होता है। द्वितीय अवस्था में सर जन्म दर पहले बढ़ती है, फिर बढ़ते घट जाती है, और हमारे मृत्यु दर पूरी तरह से घट जाती है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। जैसे हमारा भारत, याद रखना, जैसे हमारा भारत और चीन। चलिए सर, उम्मीद करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई हो दूसरा पॉइंट भी। अब आते हैं सर तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, तीसरी अवस्था। देखिए इसमें जन्म दर निम्न होने के साथ मृत्यु दर भी निम्न होती है। मेरे दोस्त याद रखना, तीसरी अवस्था की अगर मैं बात करूं तो तीसरा अवस्था बताता है क्या, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और मेरे शेर और शेरनियों आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। इसमें होता है हमारा जन्म दर कम, और मृत्यु दर भी होता है इसमें क्या, कम। मृत्यु दर भी होता है क्या मेरे भाई, कम होती है। ठीक है, वही चीजें यहां पे बोल रहे थे कि इसमें जन्म दर निम्न होने के साथ साथ मृत्यु दर भी कम होती है। मतलब जन्म भी कम होती है और लोग मरते भी बहुत ही कम है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि मंद या स्थिर हो जाता है। इससे जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि भी नहीं होगा। जैसे हमारा कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एग्जाम्पल सब है ना दादा, एकदम याद कर लीजिएगा। सच बता रहा हूं, एग्जाम्पल आते हैं मेरे दोस्तों की जनसंख्या जानकी की विज्ञान का तीसरी अवस्था में कौन सा देश आते हैं, तो आपको पता होगा कि सर अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, तभी आप बता सकते हैं, ना तो नहीं बता सकते। ठीक, चलिए सर, शानदार तरीके से आई होप कि पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर तीसरी, रोपण कृषि। और मेरे शेर शेरनियों, रोपण कृषि को जाने दीजिए भाड़ में। सबसे पहले एक बात सुनिए, सबसे पहला बात जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। रोपण कृषि को जाने दीजिए भाड़ में, सबसे पहले ये बात सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात रखिएगा, 5 मार्क्स का 100% आएगी, 100% जो मैं बोल रहा हूं याद रखना है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। क्या भाई, चावल। क्या बोल रहा भाई, चावल। क्या बोल रहा भाई, सुना दिया, चावल। क्या बोला भाई, गेहूं। याद रखना, क्या बोला भाई, गेहूं का पास। क्या बोला भाई मैंने, का पास। याद रखेगा मेरे दोस्तों, क्या मैंने कहा, चाय। क्या कहा मैंने, कॉफी। याद रखेगा मेरे शेर सुनियो, इन 5 गो क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, चाय, गेहूं, कपास, कपास, उसके बाद हमारा कॉफी और चाय,
और मेरे दोस्तों चावल। ये जो हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन जो आप लोग यहां पे देखें, इनमें से एक प्रश्न आएगी आपके एग्जाम पे 100 नहीं 500%, और कहा जाएगा क्वेश्चन पे कि चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, कॉफी के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, चाय के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। सच बता रहा हूं, पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देखिए, 5 साल का पेपर उठाकर देखिए मेरे दोस्तों, हर एक साल कुछ ना कुछ, कभी चावल तो कभी गेहूं, कभी कपास तो कभी कॉफी पूछा गया है। तो ये जो 5 मार्क्स का है ना, इसका मैं वीडियो सेपरेट से लेकर आऊंगा, याद रखना, इसका वीडियो मैं सेपरेट से लेकर आऊंगा। बस मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पूरा लिख कर बताएं कि सर चाय, गेहूं, कपास, चाय, कॉफी, ये सर आप हमें स्पेशल क्लास में बताइए मेरे दोस्तों, मैं लेकर आऊंगा, मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों। अरे ये भी वादा करता हूं कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, सच कह रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट करेंगे तो लेकर आऊंगा, कमेंट नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। देखिए भाई, रोपण कृषि की विशेषता बताइए। तो रोपण कृषि के बहुत सारे विशेषताएं भाई, याद रखिए मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर सर हम लोग रोपण फसल कहते हैं किसका भाई। रोपण फसल उसे कहते हैं जो लिक्विड पदार्थ में होती है, जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, गन्ना, ये सब क्या है, रोपण फसल। पहला क्वालिटी में बात करते हैं सर व्यावसायिक खेती। यह बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है, माना ये बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता है, यह अपने घर के लिए नहीं, यह व्यापार के लिए किया जाता है। किसके लिए बोलिए ना भाई, व्यापार के लिए किया जाता है। यह बड़े पैमानों पर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से निर्यात एवं निर्यात पर ध्यान केंद्रित होती है कि कैसे हम निर्यात करें, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, हम कैसे अपने देश के सामान को हम विदेशों तक पहुंचाएं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान होती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन करें कोई भी सामान को और हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं। रोपण फसल का पहला क्वालिटी है सर, ये समझ में आ गई ना। दूसरा फसल भाई, एक फसल उत्पादन, एकल फसल उत्पादन। इसमें बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल उगाए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि इतना बड़ा मेरा खेत है, यहां पे लगा दिए धान, यहां पे लगा दिए कपास, यहां पे लगा दिए हैं रबड़, यहां पे लगा दिए हैं गन्ना, यहां पे लगा दिए आलू, यहां पे लगा दिए हैं भालू। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। ये हमारा बड़ा सा जो खेत है, ये बड़ा सा खेत सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक ही फसल का उत्पादन होगी। अगर आप चाय लगा रहे हैं तो चाय ही लगाइए, अगर आप कॉफी लगा रहे हैं तो कॉफी लगाइए, अगर आप गन्ना लगा रहे हैं तो सिर्फ गन्ना ही लगाइए। मतलब इतने बड़ी खेती में सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन करना है। वही चीज यहां पे कह रहा है, इसमें बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कपास की खेती की जाती है। दूसरा क्वालिटी, तीसरा पाइए सर, अत्यधिक पूंजी और श्रम। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रम, लेबर। रोपण कृषि में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। समझ आ रहे विनोद, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा की इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो कुशल श्रमिक होती है, जो बिल्कुल काम करने वाला लेबर होता है, ऐसा नहीं कोढ़िया बनाने वाला। एक दो को गांव पे देखिएगा ना, इस तरह से मेरे दोस्त क्या करते हैं, दो को काम क्या, दो को ईटा उठाया, ईट उठाए, फिर उसके बाद खैनी ठोकना शुरू। बेचारा जो लेबर काम कर रहा है उसको भी सप्ताह में 2100 रुपया मिलेगी, 300 रुपया हाजिरी, इनको भी 2100 रुपया मिल रहा है। बेचारा वो खट रहा है, ये खैनी बना रहा है। हर देखिएगा 1 घंटा बाद इस तरह से लेबर आप लोग देखे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर समय पे मैंने 17 दिन नहीं, मैं 37 दिन काम किया था लेबर में। मेरे दोस्तों जब मैं क्लास 12 था, पैसा नहीं था उस समय, काम किए थे। और उस समय एक लेबर था मेरे पास, वो एनी टाइम ऐसा ही करता था। और मेरा काम था, मुझे पैसा चाहिए भाई, मेरा एडमिशन करवाना है। घर में तो बता दिए थे कि आपका पढ़ाई लिखाई बंद करो, काम करो। उस समय तो काम तो करना पड़ेगा। काम करने के लिए मेरे दोस्तों पैसा तो आपको जबरदस्त काम करके दिखाना होगा। आप एक आदमी खैनी बना रहा है दिन भर में 50 बार खैनी बना रहा है भाई। तो इस तरह से लेबर को क्या ना लगाएं घर पे, है ना। तो कहता है हमारा रोपण फसल में कि खैनी ठोकने वाले लोगों को हम कभी नहीं मानते कि वो रोपण फसल के खेतों में काम कर सकते हैं, क्योंकि रोपण फसल के खेतों में काम करने के लिए कुशल मजदूर चाहिए, स्ट्रांग, कोढ़िया वाला नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए दादा अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला तीसरा पॉइंट तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट, मशीन का उपयोग। इसमें हल का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें कुदाल का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ी मशीन का उत्पादन करेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े एरिया को हमें चाष करना, बड़े एरिया में हमें खेती करना है। समझ में आ रही है ना।
वही कह रहा है कि सर इसमें उन्नत तकनीकी और मशीनों का प्रयोग फसल उगाने, कटाई, प्रसंग करने के लिए किया जाता है। प्रसंग का मतलब इकट्ठा करने के लिए, फसल उगाने के लिए, या हम फसल को अगर काटना चाहते हैं तो हम नहीं काटेंगे, मशीन खुद काटेगी, ठीक है ना। अगला, लंबी अवधि के फसलें, रोपण कृषि में उगाए जाने वाले फसलें लंबी अवधि के बाद उत्पादन देती है, जैसे रबर और कॉफी। ये ऐसा नहीं कि 3 महीना के बाद हमें रिजल्ट दे दिया, ये 8-8, 9-9 महीना का समय लेती है। समझ में आ रहे हैं ना, ये 8-8 और 9-9 महीना का समय लेती है, तब जाकर ये खेती हो पाती है मेरे भाई। ये लॉन्ग टाइम के लिए, इसीलिए तो इसको बिजनेस का पौधा कहा गया है। रोपण फसल को व्यावसायिक कृषि भी कहा जाता है। समझ रहे मेरे बात को ना। उम्मीद करें ना कि तीनों क्वेश्चन आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला जाने से पहले मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं और टेस्ट सीरीज को जो ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग इस टेस्ट सीरीज को 99 रुपये वाला टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें 1500 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। ऑल ओवर झारखंड का सारा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं इसमें। मैं चाहता हूं कि आप भी एग्जाम दें। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज मेरे दोस्तों 99 रुपया आपको लग रहा है कि बड़ी बात है, लेकिन जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे ना, यही 99 रुपया आपको लगेगी कि मेरे दोस्तों मुझे 999 रुपया देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि जब सारा बंदा यहां पे आकर एग्जाम दे रही है, तो आप एक बार यहाँ पे एग्जाम देगी। एक टेस्ट सीरीज का 2 रुपया है, 50 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र मेरे दोस्तों 99 रुपीज में। तो लेट किस बात की, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और ये शेर और मेरे शेरनियों, टेस्ट देने के बाद यहाँ पर रिजल्ट जरूर देखिएगा कि कितना 30 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, 30 में से मेरा कितना क्वेश्चन गलत भी। सारा वो चीज आपको यहाँ पे देखना है। समझ पा रहा है ना। सारा रिजल्ट दिखेगी, ग्रेडिंग दिखेगा, ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आया हो वो भी दिखेगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले भाई। अब हम लोग बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उद्योगों की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। फिर हम लोग बात करेंगे सर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण क्यों है, भारतीय कृषि की समस्या क्या क्या है। इसके बाद बात करेंगे सर एक क्वेश्चन का हम लोग, भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा बताइए, भारत में सिंचाई की आवश्यकताओं को बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में चीनी उद्योग की वितरण को बताइए। मेरे दोस्तों याद रखना, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। तो उसके लिए मेरे प्यारे एक क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं आप लोगों को बताऊं ये हमारा सेट 1 है, 5 मार्क्स वाला। हाँ, ये 5 मार्क्स वाला ये हमारा सेट 1 है। अगर आप लोग सेट 2 भी चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं सारा वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके 24 फरवरी को आने वाला है। फिलहाल शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना राय। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।